दोस्तों, नया जूता और नई दोस्ती एक ही जैसे होते हैं। एकाएक विश्वास कर लिया तो कब धोखे में आ जाएंगे पता नहीं चलता। जैसे जूता पैर को काटने लगता है, नई दोस्ती भी धोखा दे देती है। ऐसा ही कुछ आगा हमारे को हमारा पुराना दोस्त, हमारा विश्वसनीय दोस्त रशिया कर रहा है एक देश को लेकर के कि भाई इसके इन्फ्लुएंस में ज्यादा रहे तो तुम्हें कब घाटा हो जाएगा पता नहीं। हो ये रहा है कि रशिया को लगने लगा है कि भाई इंडिया अमेरिका के इन्फ्लुएंस में आकर के चाइना से जो है वो अपने संबंध खराब कर रहा है, जो कि रशिया को ये चीज अच्छे से पता है कि इस एरिया की पॉलिटिक्स क्या है, कैसी है। अमेरिका की पॉलिसी तो शुरू से रही है यूज एंड थ्रो की, ये आप भली भांति परिचित भी हैं। अब मेरे दोस्तों, यहां पर रिसेंटली अमेरिका को के कॉन्टेक्स्ट में रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया को इस बात के लिए कहा कि भाई आप देखो, आप थोड़ा नोटिस कर लो, अमेरिका जो है वो इस रीजन में अनस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहता है और इंडिया को एज ए टूल चाइना के अगेंस्ट में यूज कर रहा है। कहा यह बात कि देखो, जिस तरीके से ट्रंप की पॉलिसीज रही है, ट्रंप ने शुरू से अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी पे वो चले हैं और अमेरिका को प्रायोरिटी पे जब रख रहे हैं तो जब वो किसी का सगा नहीं हुआ, तुम्हारा सगा कैसे हो जाएगा? कौन सी वो चीज है कि भाई हम साधारण भाषा में बोलते हैं तुम में कौन सी ऐसी सुगंध आ रही है, इंडिया में ऐसी कौन सी उसको सुगंध आएगी कि वो इंडिया का साथ दे देगा? वो नहीं देगा। और अगर किसी देश को लगता है, किसी पॉलिटिशियन को लगता है कि भाई नहीं, अमेरिका जो है वो हमारा साथ देगा, तो भैया वो दिन में सपने देखने जैसी बात है, क्योंकि इनकी पॉलिसी के अंदर ही अपने देश को प्रायोरिटी और अपनी सुरक्षा, अपनी सेफ्टी, सिक्योरिटी, अपनी इकोनॉमी और रिसोर्सेज पे कब्जा इनकी पॉलिसी रही है। तो वो इंडिया को क्या करने लगा है? यूज करने लगा है। बेसिकली इंडो चाइना क्लैश कोई नई घटना नहीं है। इंडिया और चाइना के संबंध तो लगभग 1960 के दशक से ही खराब हो गए थे, ठीक है। लेकिन अब उन चीजों के अंदर, क्योंकि टाइम के साथ में चीजें बदलती हैं, चाइना ने भी अपनी पॉलिसीज में काफी चेंजेस किए और इंडिया के स्ट्रक्चर में बहुत चेंजेस आया है। तो क्या रशिया का जो डाउट है वो सही है? क्या अमेरिका वाकई में हमारे साथ में एक गेम खेल रहा है कि भाई दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर की जीत वाली कहानी हो जाएगी? तो शुरुआत करते हैं, समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं नीरज पारेख आपके साथ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, इस एंगल से देखेंगे चाइना को कि वाकई में क्या रशिया की बात सही है और अमेरिका हमें एज ए टूल यूज कर रहा है। मेरे दोस्तों, अमेरिका और चाइना की जो टसल है वो नई नहीं है। आपको यहां पे एक और बात समझनी पड़ेगी कि कुछ मुद्दों के ऊपर कई बार विरोधी देश भी एक साथ आ जाते हैं। जैसे 1971 का जब वॉर हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान का, तो यूएन में एक रिजोल्यूशन लाया गया सीज फायर को लेके। उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा, उसकी सारी डिटेल आपको दिखाने वाला हूं। तब उस समय पे अमेरिका के लाए हुए उस रिजोल्यूशन को वीटो किया था चाइना, माफ कीजिएगा, रशिया ने, और उसके साथ खड़ा हुआ था चाइना अमेरिका के साथ में। तो लेकिन अगर ब्रॉड वे में आप देखोगे, ब्रॉड स्ट्रक्चर में देखोगे, तो चाइना और यूएसए की एक लंबी फाइट रही है। अब क्या है, रीजन को अपने अधीन करना, रीजन के अंदर किसी की पॉलिटिक्स को कंट्रोल करना, तो जियो पॉलिटिक्स का पार्ट होता है। हो ये रहा है कि जो रीजन आप देख रहे हैं मेरे सामने, जिस एरिया की तस्वीर आपके सामने है, ये बेसिकली पैसिफिक ओशियन है और ये हमारा इंडियन ओशियन है। तो इसके अगर आप हर एरिया को एक टाइटल दिया जाता है, तो मेजॉरिटी ऑफ नेशंस में, इवन यूएन में भी जो टाइटल को बोला जाता है, प्रोनाउंस किया जाता है, वो है एशिया पैसिफिक, ठीक है, एशिया पैसिफिक। लेकिन रिसेंटली हुआ क्या है कि अमेरिका ने इस एरिया को इंडो पैसिफिक कहना शुरू किया है कि भाई इंडो से इंडिया और पैसिफिक। रीजन क्या होता है सर? कारण समझिए कि जब इस तरीके की शब्दावलियों का प्रयोग होता है, देखो जैसे कोई कॉलोनी हो, उस कॉलोनी के अंदर कॉलोनी का नाम पर्टिकुलर किसी जैसे कोई भी एक नाम है जिसका किसी को लिंक नहीं है, तो सबको वो नाम एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं पे नाम यदि किसी पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर फैमिली, पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर किया जाए तो सब लोग उससे सहमत हो, नॉट नेसेसरी। तो जब यहां पर इस एशिया पैसिफिक को टाइटल को यहां पे जब अमेरिका ने इंडो पैसिफिक रीजन कहा, अनडाउटली इंडिया की तो इमेज बिल्ड ही हुई, इंडिया का जियोपॉलिटिकल स्टैंड मजबूत ही हुआ। लेकिन क्या उस छोटे से गेम से, इस टाइटल को चेंज करके, क्या ये चाइना को इंडिया के अगेंस्ट में प्रोवोक करने की स्ट्रेटजी है या नहीं है? ये बात बोल रहा है रशिया कि भाई चाइना के ये एक तरह से उसको चिढ़ाने वाला या उसको प्रोवोक करने वाली ये कंडीशन है जो जियोपॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी स्पेशली इस एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर क्रिएट हो सकती है। दूसरी चीज, यहां पे जब आप रीजन इस क्षेत्र को देखेंगे मेरे दोस्तों, तो यहां से पैसिफिक के एंड में यूएसए और पैसिफिक के इस एंड के ऊपर आपको चाइना नजर आएगा। अब क्या है, इस एरिया के अंदर चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस, क्योंकि अमेरिका को ये अच्छे से पता है
कि इंडिया से बहुत ज्यादा लेवल के ऊपर उसको चाहे आप मिलिट्री पावर के रूप में देख लें, चाहे आप इकोनॉमिक पावर के रूप में देख लें, चाइना भी काफी आगे है। और इंडिया से बड़ा चैलेंज जो है वो यूएसए के लिए चाइना है। अब चाइना को वहां से काउंटर करने के लिए उसको एक अपना यहां पे टूल तो चाहिए। तो क्या अमेरिका इंडिया को एज ए टूल यूज कर रहा है, समझना होगा। दूसरी बात, जब इंडिया और चाइना की रिलेशनशिप की बात आती है तो अमेरिका हमेशा उससे सख्ते में रहता है, मतलब उससे बचता है, डरता है। बात ये समझिए कि जब दुश्मन का जो दोस्त होगा वो भी दुश्मन हो जाएगा। तो अगर इन दोनों के बीच में कहीं रिलेशन मजबूत होते हैं या फ्रेंडशिप की तरफ ये दो देश बढ़ते हैं तो इसके लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा होना तो लाजमी है। तो ये अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इस एरिया के अंदर ये जो क्लैश ऑफ पावर या बैलेंस ऑफ पावर की कहानी चल रही है कि भाई कौन ज्यादा पावरफुल, ये टसल कभी कम हो या खत्म हो। बात एक और समझनी होगी, इंडिया क्यों करीब फील होता है अमेरिका को कि भाई हमारे से करीब है। रीजन, एक तो इंडियन डायस्पोरा चाइना अमेरिका के अंदर एक बड़ी तादाद में रहता है। दूसरी चीज, एक डेमोक्रेसी से डेमोक्रेसी का कनेक्शन भी बिल्ड होता है और ये नेचुरल है। एक पहले भी मैंने वीडियोस में बताया है, एक फिलोसोफर हुए हैं इमैनुअल कांट, उनकी थ्योरी है परपेचुअल पीस की। परपेचुअल पीस में वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी रिलेशनशिप बनती है उसमें क्लैशेस और जिसको बोलते हैं कि लड़ाई की संभावनाएं ना के बराबर होती है। लेकिन हमें अमेरिका के इतिहास को जानना और समझना चाहिए कि अमेरिका ने कब कब क्या किस हिसाब से हमारे साथ में धोखा किया था। इसके बारे में डिटेल में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो क्या भारत और चीन की दोस्ती अमेरिका के दिमाग पे सलवट डाल रही है, सोचना पड़ेगा। इसके साथ में जब ऐसी स्ट्रेस क्रिएट होगा तो अमेरिका ऑब्वियसली इंडिया के साथ खड़ा होकर के ऐसा माहौल बनाएगा कि भारत और चीन जो है वो अलग अलग हैं, इंडिया और यूएसए एक साथ हैं और चाइना अलग है। अभी आप ट्रेड वॉर की कंडीशन में भी आप देख सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने इंडिया को भी तो नहीं बख्शा था। तो माहौल कुछ इस तरह का बना दिया गया है। अब इस बात में डाउट ये क्रिएट होता है कि क्या ये इंडिया के फेवर में है। बिकॉज देखिए, ग्लोबल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में एक चीज जो प्रायोरिटी होती है वो होती है नेशनल इंटरेस्ट। अगर अमेरिका अपने हित में काम कर रहा है, वो चीज छोड़िए वो एथिकल है या अनएथिकल है, उसका डिस्कशन हम बाद में करेंगे, लेकिन वो अपने हित में सोचेगा। चाइना अपने हित की बात करेगा। तो इंडिया भी अपने हित में सोच रहा होगा। लेकिन जो इसके साथ में टाई अप डेवलप हो रहा है, ये नई नई दोस्ती बन रही है, ये नया जूता पैर में पहना है, क्या गारंटी है कि ये जूता आपको लंबी यात्रा करवा देगा, ये पैर को काटने नहीं लगेगा। अभी चीजें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अब मेरे दोस्तों, रशिया के जो प्रेसिडेंट पुतिन हैं और चाइनीज प्रीमियर जो शी जिनपिंग और मोदी जी का अगर ये ट्रियो डेवलप हो जाए, एक बार आप इमेजिन करिए, इंडिया, चाइना और रशिया अगर ये एक लाइन में खड़े होते हैं, ये तीन देश अगर अच्छे दोस्त हो जाते हैं, तो यहां पे अमेरिका के लिए कितना बड़ा खतरा बनेगा और अमेरिका की ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या इज्जत रह जाएगी, सोचने वाली बात है। तो ये बात तो कंफर्म है कि चाइना को अमेरिका के साथ लाना एकाएक पॉसिबल नहीं, बिकॉज आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। रशिया को किसी भी कीमत के ऊपर साथ में खड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो बहुत पुराने, जिसको बोलते हैं ना कि एक सांप और नेवले वाली लड़ाई है, कभी साथ नहीं आएंगे। तो बचा कौन? बचा इंडिया। अमेरिका की नजर इंडिया पे रहेगी, वैसे ही रशिया की नजर भी इंडिया पे रहेगी। रीजन, क्योंकि रशिया के साथ में हमारे संबंध बहुत पुराने रहे हैं। रशिया ने सिंस 1947 टू 2025 टिल डेट ऑपरेशन सिंदूर तक, यानी कश्मीर के वीटो से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर तक भारत का साथ दिया है रशिया ने। तो रशिया की उम्मीदें भारत को लेकर के स्वाभाविक हैं और रशिया का रिलेशन, आइडियोलॉजिकल जो मैचिंग है वो चाइना के साथ भी होता है। तो रशिया की इच्छा है कि भाई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आपके हैं तो आप एक तरफ रखिए, लेकिन किसी तीसरे पार्टी के चक्कर में आके आप इस एरिया के जो जियोपॉलिटिकल समीकरण उसको खराब मत करिए। तो ये भी एक बात समझ में आने वाली है। अब होता क्या है कि यूएसए ने दिमाग ये लगाया कि यार इस एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में हम चाइना को काउंटर कैसे करेंगे। तो उसकी एक स्ट्रैटेजी थी, उन्होंने बनाया क्वाड। क्वाड जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसमें यूएसए है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। आप इस क्वाड के मैप को देखिए सर, ये इंडो पैसिफिक का पूरा रीजन है। ये जापान आ गया, ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये यूएसए है। ठीक है, एक और दूसरी चीज, इसकी वजह से क्या होता है, यूएसए को एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी मिलता है। वो काफी चीजें, और अल्टीमेटली घिर कौन गया इन सबके बीच में, ये चाइना को घेरने की सीधी सीधी प्लानिंग है। अब चाइना के सबसे करीब क्वाड का कौन सा नेशन है, या तो यहां जापान है या तो यहां इंडिया है। और जापान और इंडिया में भी देखा जाए तो इंडिया की टसल
कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। किससे? चाइना से। तो अमेरिका क्या क्वाड के थ्रू इंडिया को एक टूल के रूप में बन रहा है, और सामने साथ में यहां पे आपके रशिया आ जाता है। ये रशिया है बीच में मंगोलिया के ऊपर। अब दोस्तों समझिए, चाइना की पोजीशन कुछ यहां है, ठीक है। अब इन सब ने क्या किया, अमेरिका ने जापान को और ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को साथ में लेके रशिया को काउंटर करने की कोशिश की क्वाड के माध्यम से। जो इमेज आप देख रहे हैं वो लग रहा है कि ड्रैगन के ऊपर सारे परेश को रोकना चाहते हैं, वे कैसे भी रोकें। और सबसे बड़ा जो यहां रोल है वो है अमेरिका का, लेकिन अमेरिका सबसे पीछे नजर आ रहा है। यहां पे ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, और ये तो इमेज है। इमेज ये बताना चाह रही है कि कैसे अमेरिका थर्ड पार्टी को फ्रंट पे करके सेकंड पार्टी से फाइट करता है और खुद हाथ बांध के खड़ा हो जाता है। ऐसे ही सबसे पीछे खड़ा है क्वाड के थ्रू। क्वाड ठीक है, इंडिया के फेवर में भी कुछ कुछ चीजें हैं, लेकिन रशिया की जो वार्निंग है उस पर गौर करना रहेगा, चीजें समझ में आ जाएंगी। आप इवेंट को समझिए। अमेरिका क्या है सर कि दूसरों को अपने जैसा बनाना चाहता है। 90s के दौर में जब हम यहां इकोनॉमिक प्रॉब्लम में जूझ रहे थे और इंडिया में आर्टिकल 360 लगाने तक की नौबत आ गई थी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, तब हमने उस समय पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर हुए, वो हेल्प मांग रहे थे आईएमएफ से। तो आईएमएफ की कंडीशन, क्योंकि आईएमएफ क्या है, आईएमएफ बेसिकली उस ब्रेटन वुड्स सिस्टम का हिस्सा है जो पूरी दुनिया में एक तरह से कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी, या जिसे हम पूंजीवाद, उदारवाद कहते हैं, उसका प्रचार करता है। तो उसने कह दिया कि भाई आप अपनी पॉलिसीज में चेंज करो, तब हम आपकी हेल्प करेंगे। तब यहां पे हमने एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपनाया। आप इस इमेज से थोड़ा समझिए कि जो इसने मुखौटा लगाया है वही मुखौटा बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ईगल इसलिए बिकॉज ईगल का जो है वो एक चिन्ह के रूप में अमेरिका का मान्यता है, तो वो सबको देना चाहता है, क्वाड के सारे मेंबर्स को, भाई आप मेरे जैसे हो जाओ, मेरे साथ हो जाओ। तो अमेरिका अपने जैसा अगर बना लेगा तो क्या आपका सेटअप उनके सेटअप से मैच करता है? जैसे कि एक स्केलेटन की हाइट छोटी हो, किसी का स्केलेटन जो है वो, उसके ऊपर बॉडी आप लगाना चाहो 6 फुट की और हाइट है 5 फुट की, तो क्या सेटअप होगा? तो चीजें, कल्चर, सोसाइटी, हमारी आइडियोलॉजी, सब चीजें 100% मैच हो तब तो चीजें ठीक हैं। लेकिन अपने जैसा बनाने की कोशिश अमेरिका की लगभग सब जगह रही है, वो कोशिश यहां भी कर रहा है। अब यहां हो क्या रहा है कि इस रीजन में, जो हमारा ये जो रीजन है जिसको आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान के साथ चाइना क्यों खड़ा है और यूएसए क्यों कहता है जी हम इंडिया के साथ खड़े हैं, लेकिन रियलिटी के अंदर कोई किसी के साथ होता नहीं है, अपने अपने इंटरेस्ट की फाइट होती है। असल फाइट इस ड्रैगन और इस ईगल की है, यानी अमेरिका और चीन की फाइट है। अब वो इंडिया को यूज करना चाहता है, इसके लिए हमें आगाह कर रहा है रशिया। वो पाकिस्तान को भी यूज करता है, बट उसके लिए वो इतना टेंशन में नहीं है, बिकॉज रशिया के और पाकिस्तान के रिलेशन इतने अच्छे नहीं रहे और पाकिस्तान कोई एक लॉयल स्टेट नहीं है, ठीक है। अब यहां पे ये पोजीशन जब बढ़ी, तब सीधी बात निकल के आई कि भाई रशिया को, इंडिया को और चाइना को क्या एक साथ आना चाहिए। अगर ये एक साथ आते हैं तो आप इकोनॉमिकली अगर देखेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी जीडीपी बन सकते हैं 3 देश अगर एक साथ हो। तो एक साथ मतलब मिलने की बात कर रहे हैं, दोस्ती की बात कर रहे हैं। दूसरी चीज, इनके आइडियोलॉजिकली डिफरेंसेस हो, अगर उसको अवॉइड करते हुए, उसको बाईपास करते हुए रिलेशन ठीक होते हैं, तो चाइना, रशिया और इंडिया मिलकर अमेरिका को सीधा सीधा बैलेंस कर सकते हैं, जो दुनिया के अंदर बेमतलब की पंचायतें करता है और अनस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए उसका एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है सर। अब यहां पे बात समझिए, तो वेस्ट से निकल के हमें रशिया की तरफ आना चाहिए। रीजन ये है कि जब हम एक न्यूट्रलिटी की तरफ मूव करेंगे तो बाकी लोग भी आपसे न्यूट्रल हो जाएंगे, और ग्लोबल वर्ल्ड में आप जब तक सुपर पावर ना हो जाएं, इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स बिकमिंग द सुपर पावर, और हम सुपर पावर बन जाएंगे। सुपर पावर की कंडीशन में हम हैं, मजबूत राष्ट्र हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में हमें सहयोगी दोस्त तो चाहिए ही होंगे कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर आप पावरफुल कंट्रीज या फिर आप उसके हिसाब से नहीं देख सकते। वहां पे हर एक देश का एक वोट होता है। आप दुनिया के देशों को अपने तरफ करिए और मेजॉरिटी जिसकी तरफ जा रही है, जो आपसे एक बहुत पुराना सहयोगी है, उसको कम से कम आप ना छोड़ें। तो इंडिया को चाहिए, रशिया भी ये चाहता है कि भैया आप जैसे हमारे साथ में पहले थे आप आ जाओ, अमेरिका की श्रूड पॉलिटिक्स में फंसने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में जितना साथ रशिया ने दिया है, आपका यूनाइटेड नेशंस क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है,
जहां पे फैसले होते हैं। आपका कश्मीर आपका नहीं होता यदि रशिया इसके ऊपर वीटो लेकर के नहीं आता। आप 1971 का वॉर में कब के पीछे जा चुके होते और जो आपने लक्ष्य लिए थे वो नहीं पूरे होते यदि रशिया आपके साथ में नहीं होता। रशिया ने हर समय आपका साथ दिया है। अब वो क्या पोजीशन थी आपको समझाते हैं मेरे दोस्तों। कश्मीर का जो इशू चला, बेसिकली कश्मीर के ऊपर जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पहुंचते हैं यूनाइटेड नेशंस में और यूनाइटेड नेशंस में गुहार लगाते हैं कि जाइए जी आप यहां पे जनमत संग्रह कराइए, तो भाई उस मौके पर, कश्मीर के मौके पर यूएन के रिजोल्यूशन में ये आया कि भाई कश्मीर जो है वो इंडिया का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आप ब्रॉड वे में समझा रहा हूं, टेक्निकल पार्ट बहुत सारे और हैं। उस मौके पे आपके साथ में कौन खड़ा था यूनाइटेड नेशंस में, वहां पे रिजोल्यूशन उसके ऊपर वीटो करने वाला दोस्तों, ये द न्यूयॉर्क टाइम्स का एक पुराने अखबार की क्लिपिंग है, अगर आप पढ़ पाए तो यहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कश्मीर मुद्दे के ऊपर यूनाइटेड नेशंस में रशिया ने वीटो कर दिया, मतलब यूएसएसआर ने वीटो कर दिया है, उसकी वजह से आपका कश्मीर बच गया। आप 1947 के अंदर जस्ट खड़े हुए, एक जिसको बोलते ना कि एक नवजात बच्चा कैसा होता है वैसे आपके हाल थे। आप ढंग से चलने की कंडीशन में नहीं थे, आपका सहयोग रशिया ने किया, तो आपकी नैतिकता बनती है रशिया के प्रति सम्मान भाव और उसके प्रति समर्थन का भाव रखने की, जो कि हमने यूक्रेन रशिया वॉर में नहीं किया। प्रैक्टिकल बात है। दूसरी चीज, आप यहां पे न्यूयॉर्क टाइम्स की फिर एक न्यूज देखिए 5 दिसंबर 1971 की। 1971 में क्या चल रहा था, हम पाकिस्तान और भारत का युद्ध था और हमने बांग्लादेश का निर्माण कराया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस समय का। इंदिरा जी का वीडियो आप आई बटन में देखिए, इंदिरा जी के बारे में बहुत डिटेल में हमने वो 5 स्टेप्स मैंने बताए कि उन्होंने क्या, कौन से बोल्ड डिसीजन इंडिया के फेवर में लिए, और 5 डिसीजन फेवर का तो हाँ, एक 5th डिसीजन के ऊपर डिबेट है क्या सही था क्या गलत था, बट ये वीडियो जरूर देखिए, आपको बहुत अच्छा विजन और व्यू मिलेगा इंदिरा जी को लेकर। खैर, यहां पे आप जब ये देखें सर, ये न्यूज की क्लिपिंग है, क्लियर नहीं हो सकती, दिख रही हो तो देखो सर, रशिया वोट इन यूएन, रशिया ने इंडिया के फेवर में वोट कर दिया था क्योंकि सीज फायर हम नहीं चाहते। ठीक है, ऐसा करके वोट कर दिया था, वरना इंडिया क्योंकि परमानेंट मेंबर है यूएन का तो उसके वोट की वैल्यू कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा थी। अब यहां पे आप देखिए सर, The Soviet Union voted early today in the United Nations Security Council an American resolution। देखो रिजोल्यूशन कौन लाया था, अमेरिका लाया था। क्या रिजोल्यूशन था, कॉलिंग फॉर एन इमीडिएट सीज फायर इन द इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एंड फॉर द विड्रॉल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज इन बोथ कंट्रीज टू देयर ओन साइड ऑफ द बॉर्डर। यानी दोनों देश तुरंत सीज फायर कर दें, भारत पाकिस्तान का युद्ध जो 1971 में चल रहा था, और अपनी अपनी तरफ चले जाएं। अब आप एक बात सोचिए कि ये सीज फायर क्यों चाहता था। सीज फायर इसलिए चाहता था क्योंकि इसका जो दोस्त था पाकिस्तान, उस पाकिस्तान की अच्छे से लंका लग चुकी थी। अब उसको बचाने के लिए कौन आएगा, अमेरिका आएगा। तो शायद ऑपरेशन सिंदूर में भी तो ऐसा ही नहीं हुआ, कहीं सोचने वाली बात है। हमने ऐसा क्यों डिसीजन लिया, ये पॉइंट ऑफ डिबेट है। इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि भाई हमने मिलकर के पाकिस्तान की रिक्वेस्ट में हमने सीज फायर किया, लेकिन उसी समय ट्रंप का ट्वीट आना, ये और दोबारा फिर उन्होंने इस बात को दोहरा दिया, रिपीट कर दिया कि भाई हमने वहां पे पीस को मेंटेन करने की, हमने जो मीडिएशन किया, हमने जो एफर्ट किया वो सक्सेसफुल रहे। तो विचार करने वाली बात है। अब यहां पे क्या होता है, द वोट केम टुवर्ड द एंड ऑफ एन 8-hour सेशन इन विच काउंसिल इंडियन पाकिस्तान ईस्टर्न आर्म्ड। देखो सर, अभी आगे क्या आता है, चाइना ज्वाइंड द यूनाइटेड स्टेट्स। मैं जो बोल रहा था उस बात को यहां प्रूव हो रहा है, ये न्यूयॉर्क टाइम्स की न्यूज है सर। चाइना ज्वाइंड द यूनाइटेड स्टेट्स। भैया 1971 में चाइना कौन सा वो कैपिटलिस्ट कंट्री था, कौन से चाइना और अमेरिका के रिलेशन बहुत अच्छे थे, लेकिन पाकिस्तान के मुद्दे पे दोनों देश एक हुए और यहां पे इन्होंने क्लियर किया कि साहब हम, चाइना ने साथ दिया अमेरिका का, साथ ही साथ एंड 9 अदर मेंबर्स इन वोटिंग फॉर द अमेरिकन टेक्स्ट, अमेरिका के फेवर में वोट किया। ब्रिटेन और फ्रांस जो थे वो एब्सेंट हो गए। द सोवियत यूनियन एंड पोलैंड वोटेड अगेंस्ट द रिजोल्यूशन। पोलैंड ने और सोवियत यूनियन ने अगेंस्ट में वोट किया। सिंस द सोवियत यूनियन इज द परमानेंट मेंबर ऑफ द काउंसिल, इट्स अ वोट एज ए वीटो कर दिया सर। ठीक है, तो भारत के उस युद्ध में सहयोग किया। अब सहयोग ही नहीं किया मेरे दोस्तों, 1971 में मैंने वही जो वीडियो अभी मैंने आपको बताया था, जो आई बटन में दिया है, इंदिरा गांधी जी के उस टाइम पे हमारे साथ में जो संधि हुई, एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की इंडिया ने रशिया के साथ में, तब जाकर के रशिया और ने हमें इतनी हेल्प की, और उस समय पे अपने जो नेवल, जो जिसको बोलते हैं पनडुब्बियां,
हमारे पास में भेजी गई, शिप भेजे गए, और उसी की वजह से अमेरिका टैकल हुआ था, बिकॉज अमेरिका अपने जो नेवल जो उसके शिप थे उनको रवाना कर चुका था पाकिस्तान के फेवर में। तो वहां पे उधर पीस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सीज फायर का रिजोल्यूशन लाया अमेरिका, इधर से पाकिस्तान के फेवर में अपने नौसेना के जहाज भेज रहा अमेरिका। तो वहीं पे रशिया भारत के फेवर में उसको वीटो कर रहा है और अपने जो पनडुब्बियां जहाज भारत के फेवर में भेज रहा है। तो यार ये क्लियर कट मैसेज है कि भारत के साथ में कौन खड़ा है, और ध्यान रखिएगा जो जरूरत में काम है बस वही मित्र होता है, बाकी तो सब कहने के लिए कोई कुछ भी करेगा। ठीक है सर। अब ये 1971 में आपकी जो हेल्प हुई इंदिरा जी के उस कालखंड में, उसका परिणाम था कि हमने इनको 93,000 जो सैनिक, तो हम नहीं कह सकते, शौर्य सैन्य तो बल पाकिस्तान में कहां है वो आपको भी पता है। तो ये जो आए थे सेना की वर्दी पहन के 93,000 लोग, जो कहते थे कि भाई हम भारत को बर्बाद कर देंगे, 93,000 के घुटने टिकवाए थे, हथियार रखवाए थे। उसके पीछे क्या रशिया का सहयोग नहीं था? क्या रशिया ने हमारी हेल्प नहीं की थी? अमेरिका ने किया क्या? नहीं किया। पॉइंट भी है। वहां से चल के आइए और ऑपरेशन सिंदूर तक आ जाइए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन और मिसाइल अटैक्स हुए, जिनको पूरी तरह से नेस्त नाबूद किया, उसमें S-400 का रोल कम था। भारत को जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हमने परचेज किए रशिया से, उनका रोल क्या कम था? तो सर 1971 क्या छोड़िए, 1947 आजादी के बाद से लेकर के 2025 तक जो देश आपके साथ में इकोनॉमिकली, कल्चरली, आपके साथ में आपके स्ट्रेटेजिकली आम वे, मतलब उस पे पॉइंट के ऊपर आपके साथ खड़ा है, तो आप उससे दूरी बनाएंगे तो ये एक घाटे का सौदा है, और आप कहीं ना कहीं उस कृतज्ञता की तरफ भी चले जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि यहां पे हमें बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकली सोचना चाहिए, नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी पे रखिए, लेकिन आप ये तो देखिए कि आज तक में नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कराने में हेल्पफुल कौन रहा? दैट वाज रशिया, नॉट एनीवन एल्स। ठीक है सर। अब इसके बाद में क्या आता है सर? ये S-400 का तो आपके सामने, और अभी S-500 की पेशकश भी भारत को की है ना, कि आप परचेस करिए। दूसरी चीज, एक जो अब अमेरिका की क्या कहानी है? अमेरिका किसी देश का सगा हुआ? मैंने सर ये वीडियो जो आई बटन में आप देख रहे हैं, 20 ऐसे देशों की कहानी बताई है, जो वीडियो आप क्लिक करके जरूर देखिए, कि अमेरिका ने कब कब किसको कहां धोखा दिया। ऐसे 20 देशों की कहानी है मेरे दोस्तों, जरूर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा अमेरिका का असली चेहरा कौन सा है। अब मुद्दा आता है, रशिया कह रहा है, इस बात को बहुत गंभीरता सुनना पड़ेगा, रशिया कह रहा है कि भाई अब इंडिया और चाइना को दोस्ती करनी चाहिए। तो रशिया की बात तो ठीक है, वो चाहता है एरिया में स्टेबिलिटी हो, क्योंकि रशिया और चाइना के रिलेशन भी ठीक है, तो रशिया का वो अपना एक इंटरेस्ट हो सकता है। लेकिन हम इतने इन्फ्लुएंस में भी ना आ जाएं कि अपने पैर कटवा बैठे। चाइना जो है, क्या वो वाकई में विश्वास के काबिल है? देखना पड़ेगा मेरे दोस्तों। 1949 में माओ सेतुंग, जो आप ये माओ जिनको आप बोलते हैं, माओवाद, ये माओइज्म जिनकी फिलॉसफी है, माओ सेतुंग, ये यहां रिवोल्ट करते हैं 1949 में चाइना में, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को गिरा करके वहां पे कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो जाती है। उसके बाद में भारत के साथ में टेंशन शुरू, क्यों? क्योंकि टेरिटोरियल एक्सपेंशन की फिलॉसफी थी, वन पाम एंड 5 फिंगर की फिलॉसफी थी, एक हथेली और 5 अंगुली का सिद्धांत बोलते थे रशिया वाले, माओ, कि भैया एक हथेली तो हमारी तिब्बत है, 5 अंगुलियां जिसमें एक लद्दाख है, दूसरी नेपाल, तीसरी भूटान, चौथी सिक्किम और 5वां नॉर्थ फ्रंटियर रीजन, जिसको अभी आप अरुणाचल कहते हो। उन 5 एरिया में तो कॉन्फ्लिक्ट आप देखो ना। उसके बाद में लद्दाख के ऊपर अक्साई चिन, जिसको सीओ के कहते हैं, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर है। उसके साथ में अगला निशाना दूसरा ये नेपाल को मानता है। सिक्किम पे बहुत लंबे समय तक भारत और चाइना का डिस्प्यूट रहा था, 99 के आसपास जाके रिजॉल्व हुआ। और भूटान, जिसमें आपको पता है डोकलाम वाला इशू, इसी के साथ में जो तवांग वैली और ये सब को, वो तवांग मॉन्स्ट्री को, ये अरुणाचल को, जो आपको स्टेपल्ड वीजा का इशू है। तो कुल मिलाकर के टेरिटोरियल एक्सपेंशन की इसकी जो पॉलिसी है, उसको देखते हुए चाइना पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ये चीज तो स्पष्ट है। उसका चाहे साउथ चाइना सी के अंदर जिस तरीके से उसने एग्रेसिव पॉलिसीज रखी, 9 डैश लाइन का कॉन्सेप्ट देकर के वो बताता है पूरा साउथ चाइना सी ही मेरा है। फिलीपींस के साथ में उसका कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, फिलीपींस जाता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वहां पे डिसीजन फिलीपींस के फेवर में आता है, जबकि चाइना मानने से ही मना कर देता है कि भैया 50 डिसीजन दिए इसने, तो अमेरिका ने कौन सा मान लिया, मैं इसका डिसीजन नहीं मानता। तो जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के में बिलीव नहीं कर रहा सर, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। तिब्बत का पूरा ऑटोनॉमस रीजन हुआ करता था सर, इस पे इसने कब्जा किया, बिकॉज इंडिया और चाइना की तो बॉर्डर कभी एक साथ लगी ही नहीं, तिब्बत पूरे देश को ये खा गया। तो डाउट इसके ऊपर रहेगा। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगा, पंचशील के सिद्धांतों पे बात हुई, और 1962 में फाइनली जाकर के क्या होता है मेरे दोस्तों, अटैक कर दिया इसी हिंदी चीनी भाई भाई की आइडियोलॉजी ने।
ठीक है सर। और भारत के सेना के साथ में भारत की उस समय कंडीशन कोई बहुत मजबूत नहीं थी, काफी नाजुक स्थिति के अंदर हमने इस युद्ध को संभाला था। क्या हुआ था परिणाम आपको पता ही है। दूसरी चीज, ये तो टेरिटोरियल बात हो गई, लेकिन बिजनेस और इकोनॉमी के वे में भी इंडिया एक बहुत बड़ा चैलेंज अब चाइना के लिए बन चुका है। बिकॉज चाइना की जो अभी आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की अगर आप बात समझते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है कि जहां पे यंगस्टर की पॉपुलेशन ज्यादा होती है वो डेमोग्राफिकली डिविडेंड में रहता है। अब चाइना की पॉपुलेशन जो है वो एजिंग की तरफ बढ़ रही है, वहां पे जो यूथ है उसकी संख्या अब एज बढ़ चुकी है, और वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से अब समझ रहे प्रॉब्लम तो क्रिएट हुई गई। इंडिया अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड की पोजीशन में आ गया, मेक इन इंडिया मिशन और ये सब की वजह से अब इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की तरफ बढ़ रहा है, वो भी चाइना के लिए पेट का दर्द साबित हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां चाइना छोड़ के इंडिया शिफ्ट हो रही है, रिसेंटली न्यूज़ में आपने देखा ही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है। तो ग्लोबली देखा जाए तो इंडिया और चाइना अब एक अजीब सी फाइट करने की प्लानिंग में है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट दोनों ही देशों की तरफ बढ़ रहा है। इंडिया के फेवर में ज्यादा इसलिए क्योंकि दुनिया के देशों का विश्वास इंडिया पे है, बिकॉज बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री हमने कभी इनजस्टिस के साथ नहीं दिया, इनजस्टिस के साथ कभी कोई एक्शन नहीं लिया, दुनिया में हमेशा पीस की बात की, दुनिया के हमेशा शांति की बात की। चाइना उसके एकदम विपरीत था। तो ये दोनों चैलेंजेस हैं। दूसरी चीज, मेक इन इंडिया मिशन ने तो चाइना को काफी परेशान किया है। अब यहां पे बात आती है भारत और रशिया की। फाइनल हम क्या सोच सकते हैं? देखिए, रशिया और इंडिया के रिलेशंस को पॉजिटिवली लेके चलना ही हिंदुस्तान के फेवर की बात है, बिकॉज रशिया और इंडिया के रिलेशन एकदम जिसको अनएक्सेप्शनली पॉजिटिव रहे हैं। लेकिन रशिया के कहने पे चाइना की गोद में या चाइना से बहुत सी दोस्ती कर लेना सर, वो कोई समझदारी वाली बात नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। बैलेंस क्या होगा कि चाइना को अपनी लेवल पे रखते हुए रशिया से बॉन्डिंग हम डेवलप करें, और अमेरिका के उन्हीं शर्तों के साथ में या उन्हीं कंडीशन को हम मानने से बचें जो कहीं ना कहीं हमें रशिया से दूर करे, या अपनी जो उसकी प्रायोरिटीज हैं वो हम पे ना थोपे। इसलिए बात जो हमने शुरू में की कि भाई दुश्मन को हमें पहचानना होगा। दुश्मन कौन है? कमेंट आपके लिए ओपन है, आई बटन में जो वीडियो दिया है जरूर देख लीजिएगा। अब यहां पे इसकी नसीहत को हम माने, नया जूता नया दोस्त, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो नया जूता आजमाया हुआ नहीं होता है सर, वो पैर को काटने लगता है। और मुझे लगता है कि शायद ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हम उस बाइट का शिकार हो चुके हैं, मुझे ऐसा फील होता है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स ओपन है। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए। आपको उपयोगी लगता है तो जरूर से सब्सक्राइब करें हमारे साथ में, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दिए होते हैं, आप हमारे साथ वहां भी जुड़े। कुछ इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स और रील्स वहां पे हम आपको प्रोवाइड जरूर करवाएंगे। चलिए मेरे दोस्तों, तो विदा लेने का वक्त है। कुछ अच्छा इससे निकल के आएगा, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में आप लोग और लेकर के आऊंगा, नॉलेजफुल वीडियोस। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, बाय बाय।